लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन घंटे भर से ज्यादा चढ़ चुका है। महाराज सुरेंद्र सिंह सुनहरी चौकी पर बैठे दातून कर रहे हैं और जीत सिंह, तेज सिंह, इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, देवी सिंह, भूतनाथ और राजा गोपाल सिंह उनके सामने की तरफ बैठे हुए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रात महाराज की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए आज स्नान संध्या में देर हो गई है। सुरेंद्र सिंह गोपाल सिंह से, गोपाल, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि गद्दी पर बैठने के बाद तुमने कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया, बल्कि हर एक मामले में तुमसे भूल ही होती गई है। गोपाल सिंह, निसंदेह ऐसा ही है और उस लापरवाही का नतीजा भी मुझे वैसा ही भोगना पड़ा। बीरेंद्र सिंह, धोखा खाए बिना कोई होशियार नहीं होता। कैद से छूटने के बाद तुमने बहुत से अनूठे काम भी किए हैं। हाँ, ये तो बताओ कि दारोगा और जयपाल के लिए तुमने क्या सजा तजवीज की है। गोपाल सिंह, इस बारे में दिन रात सोचा ही करता हूं, मगर कोई सजा ऐसी नहीं सूझती जो उन लोगों के लायक हो और जिससे मेरा गुस्सा शांत हो। सुरेंद्र सिंह मुस्कुराकर, मैं तो ये समझता हूं कि ये काम भूतनाथ के हवाले किया जाए, यही उन शैतानों के लिए कोई मजेदार सजा तजवीज करेगा। भूतनाथ की तरफ देख के, क्यों जी, तुम कुछ बता सकते हो? भूतनाथ हाथ जोड़ के, उनके योग्य क्या सजा है इसका बताना तो बड़ा ही कठिन है, मगर एक छोटी सी सजा मैं जरूर बता सकता हूं। गोपाल सिंह, वो क्या? भूतनाथ, पहले तो उन्हें कच्चा पारा खिलाना चाहिए, जिसकी गर्मी से उन्हें सख्त तकलीफ हो जाए और तमाम बदन फूट जाए। जब जख्म खूब मजेदार हो जाए तो नित्य लाल मिर्च और नमक का लेप चढ़ाया जाए। जब तक वे दोनों जीते रहें तब तक ऐसा ही होता रहे। सुरेंद्र सिंह, सजा तो हल्की नहीं है, मगर किसी की आत्मा। गोपाल सिंह बात काटकर, खैर उन कमबख्तों के लिए आप कुछ न सोचिए, उन्हें मैं जमानियां ले जाऊंगा और उसी जगह उनकी मरम्मत करूंगा। बीरेंद्र सिंह, इन सब रंज देने वाली बातों का जिक्र जाने दो। ये बताओ कि अगर हम लोग जमानिया की तिलिस्म की सैर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। गोपाल सिंह, ये तो मैं आप ही निश्चय कर चुका हूं कि आप लोगों को वहां की सैर जरूर कराऊंगा। इंद्रजीत सिंह गोपाल से, हाँ, खूब याद आया, वहां के बारे में मुझे भी दो एक बातों का शक बना हुआ है। गोपाल सिंह, वो क्या? इंद्रजीत सिंह, एक तो ये बताइए कि तिलिस्म के अंदर जिस मकान में पहले पहल आनंद सिंह फंसे थे, उस मकान में सिंहासन पर बैठी हुई लाडली की मूरत कहां से आई? देखिए 9वां भाग, दूसरा बयान। और उस आईने वाले मकान में जिसमें कमलनी, लाडली तथा हमारे अय्यारों की सी मूर्तों ने हमें धोखा दिया था, क्या था? जब हम दोनों उसके अंदर गए तो उन मूर्तों को देखा जो नालियों पर चला करती थी, मगर ताज्जुब की। गोपाल सिंह बात काटकर, वो सब कार्रवाई मेरी थी। एक तौर पर मैं आप लोगों को कुछ कुछ तमाशा भी दिखाता जाता था। वे सब मूर्तें बहुत पुराने जमाने की बनी हुई हैं, मगर मैंने उन पर ताजा रंग रोगन चढ़ाकर कमलनी, लाडली वगैरह की सूरतें बना दी थीं। इंद्रजीत सिंह, ठीक है, मेरा भी यही ख्याल था। अच्छा, एक बात और बताइए। गोपाल सिंह, पूछिए। इंद्रजीत सिंह, जिस तिलिस्मी मकान में हम लोग हंसते हंसते कूद पड़े थे, उसमें कमलिनी के कई सिपाही भी जा फंसे थे। और गोपाल सिंह, जी हां, ईश्वर की कृपा से वे लोग कैद खाने में जीते जागते पाए गए और इस समय जमानिया में मौजूद हैं। उन्हीं में से एक आदमी को दारोगा ने गठरी बांधकर रोहतासगढ़ के किले में छोड़ा था, जब मैं कृष्ण जिन्न बनकर पहले पहल वहां गया था। इंद्रजीत सिंह, ये बहुत अच्छा हुआ, उन बेचारों की तरफ से मुझे बहुत ही खुटका रहता था। बीरेंद्र सिंह गोपाल सिंह से, आज दलीप शाह की जुबानी जो कुछ उसका किस्सा सुनने में आया, उससे हमें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। यद्यपि उसका किस्सा अभी तक समाप्त नहीं हुआ और समाप्त होने तक शायद और भी बहुत सी बातें नहीं मालूम हो, परंतु इस बात का ठीक ठीक जवाब तो तुम्हारे सिवाय दूसरा शायद कोई नहीं दे सकता कि तुम्हें कैद करने में माया रानी ने कौन सी ऐसी कार्रवाई की कि किसी को पता न लगा और सभी लोग धोखे में पड़ गए, यहां तक कि तुम्हारी समझ में भी कुछ न आया और तुम चारपाई पर से उठाकर कैद खाने में डाल दिए गए। गोपाल सिंह, इसका ठीक ठीक जवाब तो मैं नहीं दे सकता। कई बातों का पता मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक बीमारी की अवस्था में पड़ा नहीं रहा। बहुत जल्द बेहोश कर दिया गया। मैं क्यों कर जान सकता था कि कमबख्त माया रानी दवा के बदले मुझे जहर पिला रही है।
मगर मुझको विश्वास है कि दलीप शाह को इसका हाल बहुत ज्यादा मालूम होगा। जीत सिंह: खैर, आज के दरबार में और हाल भी मालूम हो जाएगा। कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। जब महाराज उठ गए तब सब लोग अपने ठिकाने चले गए और कारिंदे लोग दरबार की तैयारी करने लगे। भोजन आदि से छुट्टी पाने के बाद दोपहर होते होते महाराज दरबार में पधारे। आज का दरबार कल की तरह रौनकदार था और आदमियों की गिनती बनिस्बत कल के आज बहुत ज्यादा थी। महाराज की आज्ञानुसार दलीप शाह ने इस तरह अपना किस्सा बयान करना शुरू किया। मैं बयान कर चुका हूं कि मैंने अपना घोड़ा गिरजा कुमार को देकर दारोगा का पीछा करने के लिए कहा। अतः जब वो दारोगा के पीछे चला गया तब हम दोनों में सलाह होने लगी कि अब क्या करना चाहिए। अंत में ये निश्चय हुआ कि इस समय जमानिया न जाना चाहिए बल्कि घर लौट चलना चाहिए। उसी समय इंद्रदेव के साथी लोग भी वहां आ पहुंचे। उनमें से एक का घोड़ा मैंने ले लिया और फिर हम लोग इंद्रदेव के मकान की तरफ रवाना हुए। मकान पर पहुंचकर इंद्रदेव ने अपने कई जासूसों और अय्यारों को हर एक बात का पता लगाने के लिए जमानिया की तरफ रवाना किया। मैं भी अपने घर जाने को तैयार हुआ, मगर इंद्रदेव ने मुझे रोक दिया। यद्यपि मैं कह चुका हूं कि अपने किस्से में भूतनाथ का हाल बयान न करूंगा, तथापि मौका पड़ने पर कहीं कहीं लाचारी से उसका जिक्र करना ही पड़ेगा। अतः इस जगह यह कह देना जरूरी जान पड़ता है कि इंद्रदेव के मकान पर ही मुझे इस बात की खबर लगी कि भूतनाथ की स्त्री बहुत बीमार है। मेरे एक शागिर्द ने आकर ये संदेशा दिया और साथ ही इसके ये भी कहा कि आपकी स्त्री उसे देखने के लिए जाने की आज्ञा मांगती है। भूतनाथ की स्त्री शांता बड़ी नेक और स्वभाव की बहुत अच्छी है। मैं भी उसे बहन की तरह मानता था। इसलिए उसकी बीमारी का हाल सुनकर मुझे तरद्दुद हुआ और मैंने अपनी स्त्री को उसके पास जाने की आज्ञा दे दी तथा खबर लगी कि मेरी स्त्री शांता को लेकर अपने घर आ गई। 8-10 दिन बीत जाने पर भी ना तो जमानिया से कुछ खबर आई और ना गिरजा कुमार ही लौटा। हाँ, रियासत की तरफ से एक चिट्ठी न्योते की जरूर आई थी, जिसके जवाब में इंद्रदेव ने लिख दिया कि गोपाल सिंह से और मुझसे दोस्ती थी, सो वो तो चल बसे। अब उनकी क्रिया मैं अपनी आंखों से देखना पसंद नहीं करता। मेरी इच्छा तो हुई कि गिरजा कुमार का पता लगाने के लिए मैं खुद जाऊं, मगर इंद्रदेव ने कहा कि अभी 2-4 दिन और राह देख लो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसकी खोज में जाओ और वो यहां आ जाए। अतः मैंने भी ऐसा ही किया। 12वें दिन गिरजा कुमार हम लोगों के पास आ पहुंचा। उसके साथ अर्जुन सिंह भी थे, जो हम लोगों की मंडली में एक अच्छे अय्यार गिने जाते थे, मगर भूतनाथ और इनके बीच खूब ही चकचक चली आती थी। महाराज और जीत सिंह की तरफ देखकर, आपने सुना ही होगा कि इन्होंने एक दिन भूतनाथ को धोखा देकर कुएं में धकेल दिया था और उसके बटुए में से कई चीजें निकाल ली थी। जीत सिंह: हाँ मालूम है, मगर इस बात का पता नहीं लगा कि अर्जुन ने भूतनाथ के बटुए में से क्या निकाला था। इतना कहकर जीत सिंह ने भूतनाथ की तरफ देखा। भूतनाथ महाराज की तरफ देखकर, मैंने जिस दिन अपना किस्सा सरकार को सुनाया था उसी दिन अर्ज किया था कि जब वो कागज का मुट्ठा मेरे पास चोरी हो गया तो मुझे बड़ा ही तरद्दुद हुआ। उसके बहुत दिनों के बाद राजा गोपाल सिंह के मरने की खबर उड़ी इत्यादि। देखिए 21वां भाग, दूसरा बयान। ये वही कागज का मुट्ठा था जो अर्जुन सिंह ने मेरे बटुए में से निकाल लिया था, तथा इसके साथ और भी कई कागज थे। असल बात यह है कि उन चिट्ठियों की नकल के मैंने 2 मुट्ठे तैयार किए थे। एक तो हिफाजत के लिए अपने मकान में रख छोड़ा था और दूसरा मुट्ठा समय पर काम लाने के लिए हरदम अपने बटुए में रखता था। मुझे गुमान था कि अर्जुन सिंह ने जो मुट्ठा ले लिया था उसी से मुझे नुकसान पहुंचा, मगर अब मालूम हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन सिंह ने ना तो वो किसी को दिया और ना उससे मुझे कुछ नुकसान पहुंचा। हाल में जो दूसरा मुट्ठा जयपाल ने मेरे घर से चुरवा लिया था उसी ने तमाम बखेड़ा मचाया। जीत सिंह: ठीक है। दलीप शाह की तरफ देख के, अच्छा तब क्या हुआ? दलीप शाह ने फिर इस तरह कहना शुरू किया। गिरजा कुमार और अर्जुन सिंह में एक तरह की नातेदारी भी है, परंतु उसका ख्याल न करके ये दोनों आपस में दोस्ती का बर्ताव रखते थे। खैर, उस समय दोनों के आ जाने से हम लोगों को खुशी हुई और इस तरह बातें होने लगीं। मैं: गिरजा कुमार, तुमने तो बहुत दिन लगा दिए। गिरजा कुमार: जी हाँ, मुझे तो और भी कई दिन लग जाते, मगर इत्तेफाक से अर्जुन सिंह से मुलाकात हो गई और इनकी मदद से मेरा काम बहुत जल्द हो गया। मैं: खैर ये बताओ कि तुमने किन किन बातों का पता लगाया और मुझसे विदा होकर तुम दारोगा के पीछे कहाँ तक गए? गिरजा कुमार: जयपाल को साथ लिए हुए दारोगा सीधे मनोरमा के मकान पर चला गया। उस समय मनोरमा वहां न थी। वो दारोगा के आने के 3 पहर बाद रात के समय अपने मकान पर पहुंची। मैं भी छिपकर किसी न किसी तरह उस मकान में दाखिल हो गया।
रात को दारोगा और मनोरमा में खूब हुज्जत हुई, मगर अंत में मनोरमा ने उसे विश्वास दिला दिया कि राजा गोपाल सिंह को मारने के विषय में उससे जबरदस्ती पुर्जा लिखा लेने वाला मेरा आदमी न था, बल्कि वो कोई और था जिसे मैं नहीं जानती। दारोगा ने बहुत सोच विचार कर विश्वास कर लिया कि यह काम भूतनाथ का है। इसके बाद उन दोनों में जो कुछ बातें हुई उनसे यही मालूम हुआ कि गोपाल सिंह जरूर मर गए, और दारोगा को भी यही विश्वास है, मगर मेरे दिल में ये बात नहीं बैठती। खैर, जो कुछ हो, उसके दूसरे दिन मनोरमा के मकान में से एक कैदी निकाला गया, जिसे बेहोश करके जयपाल ने बेगम के मकान में पहुंचा दिया। मैंने उसे पहचानने के लिए बहुत उद्योग किया, मगर पहचान न सका, क्योंकि उसे गुप्त रखने में उन्होंने बहुत कोशिश की थी। मगर मुझे गुमान होता है कि यह जरूर बलभद्र सिंह होगा। अगर वो 2 दिन भी बेगम के मकान में रहता तो मैं जरूर निश्चय कर लेता, मगर ना मालूम किस वक्त और कहाँ बेगम ने उसे पहुंचवा दिया कि मुझे इस बात का कुछ भी पता न लगा। हाँ, इतना जरूर मालूम हो गया कि दारोगा भूतनाथ को फंसाने के फेर में पड़ा हुआ है और चाहता है किसी तरह भूतनाथ मार डाला जाए। इन कामों से छुट्टी पाकर दारोगा अकेला अर्जुन सिंह के मकान पर गया। इनसे बड़ी नरमी और खुशामद के साथ मुलाकात की और थोड़ी देर तक मीठी मीठी बातें करता रहा, जिसका तत्व ये था कि तुम दलीप शाह को लेकर मेरी मदद करो और जिस तरह हो सके भूतनाथ को गिरफ्तार करा दो। अगर तुम दोनों की मदद से भूतनाथ गिरफ्तार हो जाएगा तो मैं इसके बदले में 2 लाख रुपया तुम दोनों को इनाम दूंगा। इसके अतिरिक्त वो आपके नाम का एक पत्र भी अर्जुन सिंह को दे गया। अर्जुन सिंह ने दारोगा का वो पत्र निकालकर मुझे दिया। मैंने पढ़कर इंद्रदेव के हाथ में दे दिया और कहा, इसका मतलब भी वही है जो गिरजा कुमार ने अभी बयान किया है, परंतु ये कदापि नहीं हो सकता कि मैं भूतनाथ के साथ किसी तरह की बुराई करूं। हाँ, दारोगा के साथ दिल लगी अवश्य करूंगा। इसके बाद कुछ देर तक और भी बातचीत होती रही। अंत में गिरजा कुमार ने कहा कि मेरे इस सफर का नतीजा कुछ भी न निकला और न मेरी तबीयत ही भरी। आप कृपा करके मुझे जमानिया जाने की इजाजत दीजिए। गिरजा कुमार की दरखास्त मैंने मंजूर कर ली। उस दिन रात भर हम लोग इंद्रदेव के यहां रहे। दूसरे दिन गिरजा कुमार जमानिया की तरफ रवाना हुआ और मैं अर्जुन सिंह को साथ लेकर अपने घर मिर्जापुर चला आया। घर पहुंचकर मैंने भूतनाथ की स्त्री शांता को देखा, जो बीमार तथा बहुत ही कमजोर और दुबली हो रही थी, मगर उसकी सब बीमारी भूतनाथ की नादानी के सबब से थी और वो चाहती थी कि जिस तरह भूतनाथ ने अपने को मरा हुआ मशहूर किया था, उसी तरह वो भी अपने और अपने छोटे बच्चे के बारे में मशहूर करे। उसकी अवस्था पर मैं बड़ा दुखी हुआ और जो कुछ वो चाहती थी उसका प्रबंध मैंने कर दिया। यही सबब था कि भूतनाथ ने अपने छोटे बच्चे के विषय में धोखा खाया, जिसका हाल महाराज तथा राजकुमारों को मालूम है, मगर सर्वसाधारण के लिए मैं इस समय उसका जिक्र न करूंगा। इसका खुलासा हाल भूतनाथ अपनी जीवनी में बयान करेगा। खैर, घर पहुंचकर मैंने दिल्लगी के तौर पर भूतनाथ के विषय में दारोगा से लिखा पढ़ी शुरू कर दी, मगर ऐसा करने में मेरा असल मतलब ये था कि मुलाकात होने पर मैं वो सब पत्र जिस समय हरनाम सिंह के पास मौजूद है भूतनाथ को दिखाऊं और उसे होशियार कर दूं। अतः अंत में मैंने उसे यानी दारोगा को साफ साफ जवाब दे दिया। यहां तक अपना किस्सा कहकर दलीप शाह ने हरनाम सिंह की तरफ देखा और हरनाम सिंह ने सब पत्र, जो एक छोटी सी संदूकड़ी में बंद थे, महाराज के आगे पेश किए, जिसे मामूली तौर पर सभी ने देखा। इन चिट्ठियों से दारोगा की बेईमानी के साथ ही साथ यह भी साबित होता था कि भूतनाथ ने दलीप शाह पर व्यर्थ ही कलंक लगाया। महाराज की आज्ञानुसार वे चिट्ठियां कमबख्त दारोगा के आगे फेंक दी गईं और इसके बाद दलीप शाह ने फिर इस तरह बयान करना शुरू किया। मेरे और दारोगा के बीच में जो कुछ लिखा पढ़ी हुई थी उसका हाल किसी तरह भूतनाथ को मालूम हो गया, या स्वयं वो दारोगा से जाकर मिला और दारोगा ने मेरी चिट्ठियां दिखाकर इसे मेरा दुश्मन बना दिया तथा खुद भी मेरी बर्बादी के लिए तैयार हो गया। इस तरह दारोगा की दुश्मनी का वो पौधा जो कुछ दिनों के लिए मुरझा गया था, फिर से लहलहा उठा और हरा भरा हो गया, और साथ ही इसके मैं भी हर तरह से दारोगा का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। कई दिन के बाद गिरजा कुमार जमानिया से लौटा तो उसकी जुबानी मालूम हुआ कि माया रानी के दिन बड़ी खुशी और चहल पहल के साथ गुजर रहे हैं। मनोरमा और नागर के अतिरिक्त धनपत नाम की एक और औरत भी है जिसे माया रानी बहुत प्यार करती है, मगर उस पर मर्द होने का शक होता है। इसके अतिरिक्त ये भी मालूम हुआ कि दारोगा ने मेरी गिरफ्तारी के लिए तरह तरह के बंदोबस्त कर रखे हैं और भूतनाथ भी 2-3 दफे उसके पास आता जाता दिखाई दिया है, मगर ये बात निश्चय रूप से मैं नहीं कह सकता कि वो जरूर भूतनाथ ही था।
एक दिन संध्या के समय जब दारोगा अपने बाग में टहल रहा था तो भेष बदले हुए गिरजा कुमार पिछली दीवार लांघ के उसके पास जा पहुंचा और बेखौफ सामने खड़ा होकर बोला, दारोगा साहब, इस समय आप मुझे गिरफ्तार करने का ख्याल भी न कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके कब्जे में नहीं आ सकता। साथ ही इसके ये भी समझ रखिए कि मैं आपकी जान लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपसे दो चार बातें करने के लिए आया हूं। दारोगा घबरा गया और उसकी बातों का कुछ विशेष जवाब न देकर बोला, खैर कहो, क्या कहते हो? गिरजा कुमार, मनोरमा और माया रानी के फेर में पड़कर तुमने राजा गोपाल सिंह को मरवा डाला। इसका नतीजा एक ना एक दिन तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर अब मैं पूछता हूं कि जिनके डर से तुमने लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को कैद कर रखा था, वे तो मर ही गए। अब अगर तुम उन दोनों को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? दारोगा ताज्जुब में आकर, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कौन हो और क्या कह रहे हो? गिरजा कुमार, मैं कौन हूं यह जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मगर क्या तुम कह सकते हो कि जो कुछ मैंने कहा है वो सब झूठ है? दारोगा, बेशक झूठ है। तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? गिरजा कुमार, जयपाल और हेला सिंह के बीच में जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है, उसके अतिरिक्त वो चिट्ठी इस समय भी मेरे पास मौजूद है जो राजा गोपाल सिंह को मार डालने के लिए तुमने मनोरमा को लिख दी थी। दारोगा, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी। मालूम होता है कि दलीप शाह और भूतनाथ वगैरह मिलजुल कर मुझ पर जाल बांधा चाहते हैं और तुम उन्हीं में से किसी के नौकर हो। गिरजा कुमार, भूतनाथ तो मर गया, अब तुम उसे क्यों बदनाम करते हो? दारोगा, भूतनाथ जैसा मरा है सो मैं खूब जानता हूं। अगर खुद मुझसे मुलाकात न हुई होती तो शायद मैं धोखे में आ भी जाता। गिरजा कुमार, भूतनाथ तुम्हारे पास ना आया होगा, किसी दूसरे आदमी ने सूरत बदलकर तुम्हें धोखा दिया होगा। वो बेशक मर गया। दारोगा सिर हिलाकर, हाँ ठीक है, शायद ऐसा ही हो, मगर उन सब बातों से तुम्हें मतलब ही क्या, और तुम मेरे पास किस लिए आए हो सो कहो। गिरजा कुमार, मैं केवल इसीलिए आया हूं कि लक्ष्मी देवी और बलभद्र सिंह को छोड़ देने के लिए तुमसे प्रार्थना करूं। दारोगा, पहले तुम अपना ठीक ठीक परिचय दो, तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब दूंगा। गिरजा कुमार, अपना ठीक परिचय तो नहीं दे सकता। दारोगा, तब मैं तुम्हारी बातों का जवाब भी नहीं दे सकता। इतना कहकर दारोगा पीछे की तरफ हटा और अपने आदमियों को आवाज दी, मगर गिरजा कुमार ने झपट कर एक मुक्का दारोगा की गर्दन पर जमाया और मारने के बाद तेजी के साथ बाग के बाहर निकल गया। उसके दूसरे दिन गिरजा कुमार ने उसी तरह माया रानी से भी मिलने की कोशिश की, मगर उसके खास बाग के अंदर न जा सका। लाचार उसने माया रानी के अय्यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह का पीछा किया और 2 ही 3 दिन की मेहनत में धोखा देकर बिहारी सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उसे अर्जुन सिंह के यहां पहुंचाकर मेरे पास चला आया। ऊपर लिखी सब बातें बयान करके गिरजा कुमार चुप हो गया और तब मैंने उससे कहा, बिहारी सिंह को तुमने गिरफ्तार कर लिया, ये बहुत बड़ा काम हुआ, और अब तुम बिहारी सिंह बनकर वहां जाओगे और चालाकी से उन लोगों में मिलजुल कर अपने को छिपा सकोगे, तो बेशक बहुत सी छिपी बातों का पता लग जाएगा और हम लोगों के साथ जो कुछ दारोगा करना चाहता है वो भी मालूम हो जाएगा। गिरजा कुमार, बेशक ऐसा ही है। मैं आपसे विदा होकर अर्जुन सिंह के यहां जाऊंगा और फिर बिहारी सिंह बनकर जमानिया पहुंचूंगा। मेरे जी में तो यही आया था कि मैं कमबख्त दारोगा को सीधे यमलोक पहुंचा दूं, मगर ये काम आपकी आज्ञा के बिना नहीं कर सकता था। मैं, नहीं नहीं, इंद्रदेव की आज्ञा के बिना ये काम कभी न करना चाहिए। पहले वहां का असल हाल तो मालूम करो, फिर इस बारे में इंद्रदेव से बातचीत करेंगे। गिरजा कुमार, जो आज्ञा। इसके बाद और भी तरह की बातचीत होती रही। उस दिन गिरजा कुमार मेरे ही घर पर रहा और दूसरे दिन मुझसे विदा हो अर्जुन सिंह के पास चला गया। इसके बाद 8 दिन तक मुझे किसी नई बात का पता नहीं लगा। आखिर जब गिरजा कुमार का पत्र आया तब मालूम हुआ कि वो बिहारी सिंह बनकर बड़ी खूबी के साथ उन लोगों में मिल गया है। उन लोगों की गुप्त कमेटी में भी बैठकर हर एक बात में राय दिया करता है, जिससे बहुत जल्द कुल भेदों का पता लग जाने की आशा होती है। गिरजा कुमार ने यह भी लिखा कि दारोगा को उस चिट्ठी की बड़ी ही चिंता लगी हुई है जो मनोरमा के नाम से राजा गोपाल सिंह को मार डालने के लिए मैंने यानी गिरजा कुमार ने जबरदस्ती उससे लिखवा ली थी। वो चाहता है कि जिस तरह हो वो चिट्ठी उसके हाथ लग जाए और इस काम के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार है। वो कहता है और वास्तव में ठीक कहता है कि उस चिट्ठी का हाल अगर लोगों को मालूम हो जाएगा तो दूसरों की कौन कहे, जमानिया की रियाया ही मुझे बुरी तरह मारने के लिए तैयार हो जाएगी। एक दिन हरनाम सिंह ने उसे राय दी कि दलीप शाह को मार डालना चाहिए। इस पर वो बहुत ही झुंझलाया और बोला, जब तक वो चिट्ठी मेरे हाथ न लग जाए
तब तक दलीप शाह और उसके साथियों को मार डालने से मुझे क्या फायदा होगा, बल्कि मैं और भी बहुत जल्द बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि दलीप शाह के मारे जाने से उसके दोस्त लोग जरूर उस चिट्ठी को मशहूर कर देंगे। इसलिए जब तक वो चिट्ठी अपने कब्जे में न आ जाए, तब तक किसी के मारने का ध्यान भी मन में न लाना चाहिए। हाँ, दलीप शाह को गिरफ्तार करने से बेशक फायदा पहुंच सकता है। अगर वो कब्जे में आ जाएगा तो उसे तरह तरह की तकलीफ पहुंचाकर किसी प्रकार उस चिट्ठी का पता जरूर लगा लूंगा, इत्यादि। वास्तव में बात भी ऐसी ही थी। इसमें कोई शक नहीं कि उसी चिट्ठी की बदौलत हम लोगों की जान बची रही। यद्यपि तकलीफें हद दर्जे की भोगनी पड़ी, मगर जान से मारने की हिम्मत दारोगा को न हुई, क्योंकि उसके दिल में विश्वास करा दिया गया था कि हम लोगों की मंडली का एक भी आदमी जिस दिन मारा जाएगा, उसी दिन वो चिट्ठी तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगी। इसका बहुत ही उत्तम प्रबंध किया गया है। इसके बाद कई दिन बीत गए, मगर गिरजा कुमार की फिर और कोई चिट्ठी न आई, जिससे एक तरह पर तरद्दुद हुआ और जी में आया कि अब खुद जमानिया चलकर उसका पता लगाना चाहिए। दूसरे दिन अपने घर की हिफाजत का इंतजाम करके मैं बाहर निकला और अर्जुन सिंह के घर पहुंचा। ये उस समय अपने कमरे में अकेले बैठे हुए एक चिट्ठी लिख रहे थे। मुझे देखते ही उठ खड़े हुए और बोले, वाह वाह, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं इस समय आप ही के नाम एक चिट्ठी लिख रहा था और उसे अपने शागिर्द के हाथ आपके पास भेजने वाला था। आइए बैठिए। मैं बैठकर, क्या कोई नई बात मालूम हुई है? अर्जुन सिंह, नहीं, बल्कि एक नई बात हो गई। मैं, वो क्या? अर्जुन सिंह, आज रात को बिहारी सिंह हमारी कैद से निकलकर भाग गया है। मैं घबराकर, ये तो बहुत बुरा हुआ। अर्जुन सिंह, बेशक बुरा हुआ। जिस समय वो जमानिया पहुंचेगा उस समय बेचारे गिरजा कुमार पर, जो बिहारी सिंह बनकर बैठा हुआ है, आफत आ जाएगी और वो भारी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा। मैं यही खबर देने के लिए आपके पास आदमी भेजने वाला था। मैं, आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? हिफाजत में कुछ कसर पड़ गई थी? अर्जुन सिंह, अब तो ऐसा ही समझना पड़ेगा, चाहे उसकी कैसी ही हिफाजत क्यों न की गई हो, मगर असल में ये एक सिपाही की बेईमानी का नतीजा है, क्योंकि बिहारी सिंह के साथ ही वो भी यहां से गायब हो गया है। जरूर बिहारी सिंह ने उसे लालच देकर अपना पक्षपाती बना लिया होगा। मैं, खैर, जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब किसी तरह गिरजा कुमार को बचाना चाहिए, क्योंकि असली बिहारी सिंह के जमानिया पहुंचते ही नकली बिहारी सिंह यानी गिरजा कुमार का भेद खुल जाएगा और वो मजबूर करके कैद खाने में झोंक दिया जाएगा। अर्जुन सिंह, मैं खुद यही बात कह चुका हूं। खैर, अब इस विषय में विशेष सोच विचार न करके जहां तक हो जल्द जमानिया पहुंचना चाहिए। मैं तो तैयार ही हूं, क्योंकि अभी कमर भी नहीं खोली। अर्जुन सिंह, खैर, आप कमर खोलिए और कुछ भोजन कीजिए। मैं भी आपके साथ चलने के लिए घंटे भर के अंदर ही तैयार हो जाऊंगा। मैं, क्या आप जमानिया चलेंगे? अर्जुन सिंह, आवाज में जोर देकर, जरूर। घंटे भर के अंदर ही हम दोनों आदमी जमानिया जाने के लिए हर तरह से तैयार हो गए और अय्यारी का पूरा पूरा सामान दुरुस्त कर लिया। दोनों आदमी असली सूरत में पैदल ही घर से बाहर निकले और कई कोस निकल जाने के बाद जंगल में बैठकर अपनी सूरत बदली। इसके बाद कुछ देर आराम करके फिर आगे की तरफ रवाना हुए और इरादा लिया कि आज की रात जंगल में पेड़ के ऊपर बैठकर बिता देंगे। आखिर ऐसा ही हुआ। संध्या होने पर हम दोनों दोस्त जंगल में एक रमणीक स्थान देखकर अटक गए, जहां पानी का सुंदर चश्मा बह रहा था तथा सलई का एक बहुत बड़ा और घना पेड़ भी था, जिस पर बैठने के लिए ऐसी अच्छी जगह थी कि उस पर बैठे बैठे घंटे 2 घंटे नींद भी ले सकते थे। यद्यपि हम लोग किसी सवारी पर बहुत जल्द जमानिया पहुंच सकते थे और वहां अपने लिए टिकने का भी इंतजाम कर सकते थे, मगर उन दिनों जमानिया की ऐसी बुरी अवस्था थी कि ऐसा करने की हिम्मत न पड़ी और जंगल में टिके रहना ही उचित जान पड़ा। दोनों आदमी एक दिल थे, इसलिए कुछ तरद्दुद या किसी तरह के खुटके का भी कुछ ख्याल न था। अंधकार छा जाने के साथ ही हम दोनों आदमी पेड़ के ऊपर जा बैठे और धीरे धीरे बातें करने लगे। थोड़ी ही देर बाद कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई। हम दोनों चुप हो गए और इंतजार करने लगे कि देखें कौन आता है। थोड़ी ही देर में 2 आदमी उस पेड़ के नीचे आ पहुंचे। रात हो जाने के सबब से हम उनकी शक्ल सूरत अच्छी तरह नहीं देख सकते थे। घने पेड़ों में से छनी हुई कुछ कुछ और कहीं कहीं चंद्रमा की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। उसी से अंदाजा कर लिया कि ये दोनों सिपाही हैं, मगर ताज्जुब होता था कि ये लोग रास्ता छोड़ भेदियों और अय्यारों की तरह जंगल में क्यों टिके हैं। दोनों आदमी अपनी छोटी गठरी जमीन पर रखकर पेड़ के नीचे बैठ गए और इस तरह बातें करने लगे। एक,
भाई हमें तो इस जंगल में रात काटना कठिन मालूम होता है। दूसरा, सो क्यों? पहला, डर मालूम होता है कि किसी जानवर का शिकार न बन जाए। दूसरा, बात तो ऐसी ही है, मुझे भी यहां टिकना बुरा मालूम होता है, मगर क्या किया जाए, बाबा जी का हुक्म ही ऐसा है। पहला, बाबा जी तो अपने काम के आगे दूसरे की जान का कुछ भी ख्याल नहीं करते। जब से हमारे राजा साहब का देहांत हुआ है, तब से इनका दिमाग और भी बढ़ गया है। दूसरा, इनकी हुकूमत के मारे तो हमारा जी उब गया, अब नौकरी करने की इच्छा नहीं होती। पहला, मगर इस्तीफा देते भी डर मालूम होता है, झट यही कह बैठेंगे कि तू हमारे दुश्मनों से मिल गया है। अगर इस तरह की बात उनके दिल में बैठ जाए तो जान बचानी भी मुश्किल होगी। दूसरा, इनकी नौकरी में यही तो मुश्किल है, रुपया खूब मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर जान का डर हरदम बना रहता है। कमबख्त मनोरमा की हुकूमत के मारे तो और भी नाक में दम रहता है। जब से राजा साहब मरे हैं, इसने महल में डेरा ही जमा लिया है। पहले डर के मारे दिखाई भी नहीं देती थी। एक बाजारू औरत का इस तरह रियासत में घुसे रहना कोई अच्छी बात है? पहला, अजी जब हमारी रायनी साहिबा ही ऐसी हैं तो दूसरे को क्या कहें, मनोरमा तो बाबा जी की जान ही ठहरी। दूसरा, बीच में ये बेगम कमबख्त नहीं निकल पड़ी, जहां घड़ी घड़ी दौड़ के जाना पड़ता है। पहला, हंसकर जानते नहीं हो, ये जयपाल सिंह की रंडी है, पहले भूतनाथ के पास रही, अब इनके गले पड़ी है। इसे भी तुम आफत की पुड़िया ही समझो। 4 दफे मैं उसके पास जा चुका हूं, आज 5वीं दफे जा रहा हूं। इस बीच में मैं उसे अच्छी तरह पहचान गया। दूसरा, मैं समझता हूं कि बिहारी सिंह का भी उससे कुछ संबंध है। पहला, नहीं ऐसा तो नहीं है। अगर बिहारी सिंह का बेगम से कुछ लगाव होता तो जयपाल सिंह और बिहारी सिंह में जरूर कटक जाती, जिसमें इधर तो बिहारी सिंह बहुत दिनों से अर्जुन सिंह के यहां कैदी ही रहे, आज किसी तरह छूट कर अपने घर पहुंचे हैं। अब देखो गिरजा कुमार पर क्या मुसीबत आती है। दूसरा, गिरजा कुमार कौन है? पहला, वही जो बिहारी सिंह बना हुआ था। दूसरा, वो तो अपना नाम शिवशंकर बताता है। पहला, बताता है, मगर मैं तो उसे खूब पहचानता हूं। दूसरा, तो तुमने बाबा जी से कहा क्यों नहीं? पहला, मुझे क्या गरज पड़ी है जो उसके लिए दलीप शाह से दुश्मनी पैदा करूं? वो दलीप शाह का बहुत प्यारा शागिर्द है। खबरदार तुम भी इस बात का जिक्र किसी से न करना, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर कह दिया। दूसरा, नहीं जी, मैं क्यों किसी को कहने लगा? चौंक कर, देखो ये किसी भयानक जानवर के बोलने की आवाज है। पहला, तो डर के मारे तुम्हारा दम क्यों निकला जाता है? ऐसा ही है तो थोड़ी सी लकड़ी बटोर कर आग सुलगा लो या पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठो। दूसरा, इससे तो यही बेहतर होगा कि यहां से चले चलें, सफर ही में रात काट देंगे, बाबा जी कुछ देखने थोड़े ही आते हैं। पहला, जैसा कहो। दूसरा, हमारी तो यही राय है। पहला, अच्छा चलो, जिसमें तुम खुश रहो वही ठीक। उन दोनों की बातें सुनकर हम लोगों को बहुत सी बातों का पता लग गया। गिरजा कुमार की बात सुनकर मुझे बड़ा ही दुख हुआ, साथ ही इस बात के जानने की उत्कंठा भी हुई कि वे दोनों बेगम के यहां क्यों जा रहे हैं। दिल दो तरफ से खिंचाव में पड़ गया। एक तो इच्छा हुई कि दोनों को कब्जे में करके मालूम कर लें कि बेगम के पास किस मजमून की चिट्ठी ले जा रहे हैं, और अगर उचित मालूम हो तो इनकी सूरत बनाकर खुद बेगम के पास चलें। संभव है कि बहुत से भेदों का पता लग जाए। दूसरे, इस बात की भी जल्दी पड़ गई कि किसी तरह शीघ्र जमानिया पहुंचकर गिरजा कुमार की मदद करनी चाहिए। जब ये मालूम हुआ कि अब वे दोनों यहां से जाना चाहते हैं, तब हम लोग भी झट पेड़ से नीचे उतर आए और उन दोनों के सामने खड़े होकर मैंने कहा, नहीं, जानवरों के डर से मत भागो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। हम दोनों के यकायक इस तरह पेड़ से उतरकर सामने खड़े होते देख वे दोनों डर गए, मगर कुछ देर बाद एक ने जी कड़ा करके कहा, भाई तुम लोग कौन हो? भूत हो, प्रेत हो या जिन्न हो? मैं, डरो मत, हम लोग भूत प्रेत नहीं हैं, आदमी हैं और अय्यार हैं। तुम लोगों में जो कुछ बातें हुई हैं हम लोग पेड़ पर बैठे बैठे सुन रहे थे। जब देखा कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो हम दोनों भी उतर आए। एक सिपाही घबराई आवाज से, आप कहाँ के रहने वाले और कौन हैं? मैं, हम दोनों आदमी दलीप शाह के नौकर हैं। दूसरा, अगर आप दलीप शाह के नौकर हैं तो हम लोगों को विशेष नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप लोग ना तो हमारे मालिकों से मिलेंगे और न इस बात का जिक्र करेंगे कि हम लोग क्या बातें करते थे। हाँ, अगर कोई हमारे दरबार का आदमी होता तो जरूर हम लोग बर्बाद हो जाते। मैं, बेशक ऐसा ही है, और तुम लोगों की बातों से ये जानकर हम दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि तुम लोग नेक, ईमानदार और इंसाफ पसंद आदमी हो
और हमें ये भी उम्मीद है कि जो कुछ हम पूछेंगे उसका ठीक ठीक जवाब दोगे। दूसरा, हमारी बातों से आप जान ही चुके हैं कि हम लोग कैसे खूंखार आदमी के नौकर हैं और आप लोगों से बातें करने का कैसा बुरा नतीजा निकल सकता है। मैं, ठीक है, मगर तुम्हारे दारोगा साहब को इन बातों की खबर कुछ भी नहीं लगेगी। पहला, इस समय हम आपके काबू में हैं, क्योंकि सिपाही होने पर भी अय्यारों का मुकाबला नहीं कर सकते, तिस पर ऐसी अवस्था में कि दोनों तरफ की गिनती बराबर हो। इसलिए इस समय आप जो कुछ चाहें हम लोगों पर जबरदस्ती कर सकते हैं। मैं, नहीं नहीं, हम लोग तुम पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते, बल्कि तुम्हारी खुशी और हिफाजत का ख्याल रखकर अपना काम निकालना चाहते हैं। पहला, इसके अतिरिक्त हम लोगों को इस बात का भी निश्चय हो जाना चाहिए कि आप लोग वास्तव में दलीप शाह के अय्यार हैं और हम लोगों की हिफाजत के लिए आपने कोई अच्छी तरकीब सोच ली है। अगर हम लोग आपकी किसी भी बात का जवाब दें। सिपाही की आखिरी बात से हमें निश्चित हो गया कि वे लोग हमारे कब्जे में आ जाएंगे और हमारी बात मान लेंगे, और अगर ऐसा ना करते तो वे लोग कर ही कह सकते थे। आखिर हर तरह का ऊंच नीच दिखाकर हमने उन्हें राजी कर लिया और अपना सच्चा परिचय देकर उन्हें विश्वास करा दिया कि जो कुछ हमने कहा है सब सच है। इसके बाद हमने जो कुछ पूछा उन्होंने साफ साफ बता दिया, और जो कुछ देखना चाहा, बेगम के नाम का पत्र इत्यादि दिखा दिया। गिरजा कुमार के बारे में तो जो कुछ पहले मालूम कर चुके थे उससे ज्यादा हाल कुछ मालूम न हुआ, क्योंकि उसके विषय में उन्हें कुछ विशेष खबर ही न थी। केवल इतना ही जानते थे कि असली बिहारी सिंह के पहुंचने पर नकली बिहारी सिंह यानी गिरजा कुमार गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, दूसरी बात यह मालूम हो गई कि वे दोनों आदमी दारोगा और जयपाल की चिट्ठी लेकर बेगम के पास जा रहे हैं। कल संध्या समय तक बेगम के पास पहुंच जाएंगे और परसों संध्या को बेगम को साथ लिए हुए किश्ती की सवारी से गंगा जी की तरफ से रातों रात जमानियां लौटेंगे। अतः हम लोगों ने उन दोनों सिपाहियों को जिस तरह बन पड़ा इस बात पर राजी कर लिया कि जब तुम लोग बेगम को लिए हुए रातों रात गंगा जी की राह लौटो तो अमुक समय अमुक स्थान पर कुछ देरी के लिए किसी बहाने से किश्ती किनारे लगाकर रोक देना। उस समय हम लोग डाकुओं की तरह पहुंचकर बेगम को गिरफ्तार कर लेंगे और जो कुछ चीजें हमारे मतलब की उसके पास होंगी उन्हें ले लेंगे, मगर तुम लोगों को छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा काम भी निकल जाएगा और तुम लोगों पर कोई किसी तरह का शक भी न कर सकेगा। रुपए पाने के साथ ही अपना किसी तरह का हर्ज न देखकर दोनों सिपाहियों ने इस बात को भी मंजूर कर लिया। इसके बाद हम लोगों में मेल मोहब्बत की बातचीत होने लगी और तमाम रात हम लोगों ने उस पेड़ पर काट दी। सवेरा होने पर दोनों सिपाही हमसे विदा होकर चले गए। हम सब लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। अंत में ये निश्चय करके कि अर्जुन सिंह तो गिरजा कुमार को छुड़ाने के लिए जमानिया जाए और मैं बेगम को फंसाने का बंदोबस्त करूं, हम दोनों भी एक दूसरे से विदा हुए। इस जगह मैं किस्से के तौर पर थोड़ा सा हाल गिरजा कुमार का बयान करूंगा, जो कुछ दिन बाद मुझे उसी की जुबानी मालूम हुआ था। अर्जुन सिंह की कैद से छुटकारा पाकर बिहारी सिंह सीधे जमानिया दरोगा के पास चला गया, मगर ऐसे ढंग से गया कि किसी को कुछ मालूम न हुआ। न गिरजा कुमार ही को इस बात का पता लगा। रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब दारोगा ने नकली बिहारी सिंह अर्थात गिरजा कुमार को अपने घर बुलाया। बेचारे गिरजा कुमार को क्या खबर थी कि आज मैं मुसीबत में डाला जाऊंगा। वो बेधड़क मामूली ढंग पर बाबाजी यानी दारोगा के मकान पर चला गया और देखा कि दारोगा अकेले ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ है और उसके सामने 7-8 सिपाही तलवार लगाए खड़े हैं। दारोगा का इशारा पाकर गिरजा कुमार उसके सामने बैठ गया। बैठने के साथ ही उन सब सिपाहियों ने एक साथ गिरजा कुमार को धर दबाया और बात की बात में हाथ पैर बांध के छोड़ दिया। बेचारा गिरजा कुमार अकेला कुछ भी न कर सका और जो कुछ हुआ उसने चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद दारोगा ने ताली बजाई। उसी समय असली बिहारी सिंह कोठरी में से निकलकर बाहर आया और गिरजा कुमार की तरफ देख के बोला, अब तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हारा भंडा फूट गया और मैं तुम्हारी कैद से छूट के निकल आया, मगर शाबाश, तुमने बड़ी खूबी के साथ मुझे धोखा देकर गिरफ्तार किया था। अब मेरी पारी है, देखो मैं किस तरह तुमसे बदला लेता हूं। गिरजा कुमार, ये तो अय्यारों का काम ही है कि एक दूसरे को धोखा दिया करते हैं, इसमें अनर्थ क्या हो गया। मेरा दांव लगा, मैंने तुम्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया। अब तुम्हारा दांव लगा है तो तुम मुझे कैद खाने में डाल दो। जिस तरह तुम अपनी चालाकी से छूट आए हो उसी तरह छूटने के लिए मैं भी उद्योग करूंगा। बिहारी सिंह, सो तो ठीक है, मगर इतना समझ रखो कि हम लोग तुम्हारे साथ मामूली बर्ताव न करेंगे, बल्कि हद दर्जे की तकलीफ देंगे। गिरजा कुमार, ये तो अय्यारी के कायदे के बाहर है। बिहारी सिंह, जो भी हो। गिरजा कुमार, खैर कोई हर्ज नहीं, जो कुछ होगा झेलेंगे। बिहारी सिंह,
अगर तुम तकलीफ से बचना चाहो तो मेरी बातों का साफ और सच सच जवाब दो। गिरजा कुमार: वादा तो नहीं करते, मगर जो कुछ पूछना हो पूछो। बिहारी सिंह: तुम्हारा नाम क्या है? गिरजा कुमार: शिवशंकर। बिहारी सिंह: किसके नौकर हो? गिरजा कुमार: किसी के भी नहीं। बिहारी सिंह: फिर यहां किसके काम के लिए आए? गिरजा कुमार: गुरु जी के। बिहारी सिंह: तुम्हारा गुरु कौन है? गिरजा कुमार: वही जिसे तुम जान चुके हो और जिसके यहां इतने दिनों तक तुम कैद थे। बिहारी सिंह: अर्जुन सिंह। गिरजा कुमार: हां। बिहारी सिंह: उन्हें हम लोगों से क्या दुश्मनी थी? गिरजा कुमार: कुछ भी नहीं। बिहारी सिंह: फिर यहां उत्पात मचाने के लिए तुम्हें भेजा क्यों? गिरजा कुमार: मुझे सिर्फ भूतनाथ का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें भूतनाथ से बहुत ही रंज है। यद्यपि भूतनाथ ने अपना मरना मशहूर किया है, मगर उन्हें विश्वास है कि वो मरा नहीं और दारोगा साहब के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है और उनके यानी अर्जुन सिंह की बर्बादी का बंदोबस्त करता है। इसी से उन्होंने मुझे आज्ञा दी थी कि दारोगा साहब के यहां घुस बैठकर और कुछ दिन तक उन लोगों के साथ रहकर ठीक ठीक पता लगाओ और बन पड़े तो उसे गिरफ्तार भी कर लो, बस। बिहारी सिंह: भूतनाथ और अर्जुन सिंह से लड़ाई क्यों हो गई? गिरजा कुमार: लड़ाई तो बहुत पुरानी है, मगर इधर जब से गुरुजी ने उसका अय्यारी का बटुआ ले लिया तब से रंज ज्यादा हो गया है। बिहारी सिंह ताज्जुब से: क्या भूतनाथ का बटुआ अर्जुन सिंह ने ले लिया? गिरजा कुमार: हाँ। बिहारी सिंह: उसमें से क्या चीज निकाली? गिरजा कुमार: सो तो नहीं मालूम, मगर इतना गुरुजी कहते थे कि उस बटुए से हमारा काम नहीं चला, इसलिए उसे गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। बिहारी सिंह: मगर भूतनाथ के ख्याल से तुम्हारे गुरुजी ने हमको क्यों तकलीफ दी? गिरजा कुमार: तुम्हें उन्होंने किसी तरह की तकलीफ नहीं दी, बल्कि बड़े आराम के साथ कैद में रखा था, क्योंकि तुम लोगों से उन्हें किसी तरह की दुश्मनी नहीं है। उनका ख्याल यही था कि बिहारी सिंह को 3-4 दिन से ज्यादा कैद में रखने की जरूरत न पड़ेगी और इसके बीच में ही भूतनाथ का पता लग जाएगा। उन्हें इस बात की भी खबर लगी थी कि भूतनाथ जमानिया में बिहारी सिंह के पास आया करता है, मगर यहां आने से उसका कुछ भी पता न लगा। अब मैं 1-2 दिन में खुद ही लौट जाने वाला था। तुम अपनी बुद्धिमानी से अगर ना भी छूटते तो 1-2 दिन में जरूर छोड़ दिए जाते। गिरजा कुमार ने ऐसी सूरत बनाकर ये बातें कहीं कि दारोगा और बिहारी सिंह को उसकी सच्चाई पर विश्वास हो गया। मैं पहले ही बयान कर चुका हूं कि गिरजा कुमार बातचीत के समय सूरत बनाना बहुत ही अच्छा जानता था। अब गिरजा कुमार और बिहारी सिंह की बातें सुन दारोगा ने कहा, शिवशंकर, मालूम तो होता है कि तुम जो कुछ कहते हो वो सच ही है, परंतु अय्यारों की बातों पर विश्वास करना जरा मुश्किल है। फिर भी तुम अच्छे और साफ दिल के मालूम होते हो। गिरजा कुमार: आप चाहे जो ख्याल करें, मगर मैं तो यही समझता हूं कि आप लोगों से मुझे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या है। न मेरे गुरुजी को आप लोगों से दुश्मनी है, न मुझी को। हाँ, अगर ये मालूम हो जाएगा कि हमारे मुकाबले में आप लोग भूतनाथ को सहायता करते हैं तो बेशक दुश्मनी हो जाएगी। ये मैं खुले दिल से कहे देता हूं, चाहे आप मुझे बेवकूफ समझें या नालायक। दारोगा: नहीं नहीं शिवशंकर, हम लोग भूतनाथ की मदद किसी तरह नहीं कर सकते। हम तो उसे खुद ही ढूंढ रहे हैं, मगर उस कमबख्त का कहीं पता ही नहीं लगता। ताज्जुब नहीं कि वो वास्तव में मर ही गया हो। गिरजा कुमार सिर हिलाकर: कदापि नहीं। अभी महीने भर से ज्यादा न हुआ होगा कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था, मगर उस समय मैं ऐसी अवस्था में था कि कुछ न कर सका। खैर, कमबख्त जाता कहाँ है? मुझे उसके 2-4 ठिकाने ऐसे मालूम है कि जिसके सबब से एक ना एक दिन उसे जरूर गिरफ्तार कर लूंगा। दारोगा ताज्जुब और खुशी से: क्या तुमने उसे खुद अपनी आंखों से देखा था और उसके 2-4 ठिकाने तुम्हें मालूम है? गिरजा कुमार: बेशक। दारोगा: क्या उन ठिकानों का पता मुझे बता सकते हो? गिरजा कुमार: नहीं। दारोगा: सो क्यों? गिरजा कुमार: गुरुजी को मुझे जो कुछ अय्यारी सिखानी थी सिखा चुके। मैं गुरुजी से वादा कर चुका हूं कि अब आपकी इच्छानुसार गुरु दक्षिणा में भूतनाथ को गिरफ्तार करके आपके हवाले करूंगा और जब तक ऐसा न करूंगा अपने घर कदापि न जाऊंगा। ऐसी अवस्था में अगर मैं भूतनाथ का कुछ पता आपको बता दूं तो मानो अपने पैर में आप ही को लाठी मारूंगा, क्योंकि आप अमीर और शक्ति संपन्न हैं। बनिस्बत मुझ गरीब के आप उसे बहुत जल्द गिरफ्तार कर सकते हैं। अब अगर ऐसा हुआ और वो आपके हाथ में गया तो मैं सूखा ही रह जाऊंगा और गुरु दक्षिणा न दे सकने के कारण अपने घर भी न जा सकूंगा। दारोगा हंसकर: मगर शिवशंकर, तुम बड़े ही सीधे आदमी हो
और बहुत ही साफ साफ कह देते हो। अय्यारों को ऐसा न करना चाहिए। गिरजा कुमार: नहीं साहब, आपसे साफ साफ कह देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। दूसरे ये कि अभी तक मुझे अय्यार की पदवी भी नहीं मिली। जब गुरु दक्षिणा देकर अय्यार की पदवी पा जाऊंगा तो अय्यारों की सी चाल चलूंगा। अभी तो मैं एक गरीब छोकरा हूं। दारोगा: नहीं, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हम तुमसे खुश हैं। बिहारी सिंह की तरफ देख के: इस बेचारे के हाथ पैर खोल दो। गिरिजा कुमार से: मगर तुम भूतनाथ का जो कुछ पता ठिकाना जानते हो हमें बता दो। हम तुमसे वादा करते हैं कि भूतनाथ को गिरफ्तार करके अपना काम भी निकाल लेंगे और तुम्हारे सिर से गुरु दक्षिणा का बोझ भी उतरवा देंगे। गिरजा कुमार मुंह बिचकाकर और सिर हिलाकर: जी नहीं। हाँ, अगर इसके साथ आप और भी 2-3 बातों का वादा करें तो मैं बेशक आपकी मदद कर सकता हूं। बिहारी सिंह गिरजा कुमार के हाथ पैर खोलकर: तुम और जो कुछ चाहोगे बाबा जी देंगे, मगर इनकी बातों से इनकार न करो। गिरजा कुमार अच्छी तरह बैठकर: ठीक है, मगर मैं विशेष धन दौलत नहीं चाहता और ना मुझे इसकी जरूरत ही है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दिया है। न बाप, न माँ, न भाई, न भौजाई। ऐसी अवस्था में मैं धन दौलत लेकर क्या करूंगा? मगर 2-3 बातों का इकरार लिए बिना मैं दारोगा साहब को कुछ भी नहीं बताऊंगा, चाहे मार ही डाला जाऊं। दारोगा मुस्कुराकर: अच्छा अच्छा, बताओ तुम क्या चाहते हो? गिरजा कुमार: एक तो ये कि उसकी खोज में मैं अगुआ रखा जाऊं। दारोगा: मंजूर है। अच्छा, और बताओ? गिरजा कुमार: बिहारी सिंह मेरी मदद के लिए दिए जाएं, क्योंकि मैं भी इन्हें पसंद करता हूं। दारोगा: ये भी कबूल है, और बोलो। गिरजा कुमार: जहां तक जल्द हो सके गुरु दक्षिणा के बोझ से हल्का किया जाऊं, क्योंकि इसके लिए मैं जोश में आकर बहुत बुरी कसम खा चुका हूं। यद्यपि गुरुजी मना करते थे कि तुम कसम न खाओ, तुम्हारे जैसे जिद्दी आदमी का कसम खाना अच्छा नहीं है। दारोगा: बेशक तुम जो चाहते हो वही होगा, और कहो। गिरजा कुमार: गुरु दक्षिणा से छुट्टी पाकर मैं अय्यार की पदवी पा जाऊं तो मुझे यहां किसी तरह नौकरी मिल जाए जिसमें मेरा गुजारा चले, और मेरी शादी करा दी जाए। ये मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे शादी करने का शौक है, और मैं अपनी बिरादरी में ऐसा गरीब हूं कि कोई मुझे लड़की देना कबूल न करेगा। दारोगा: ये सब कुछ हो जाएगा, तुम चिंता न करो, और फिर तुम गरीब भी न रहोगे। अच्छा बताओ, और भी कुछ चाहते हो? गिरजा कुमार: एक बात और है। दारोगा: वो भी कह डालो। गिरजा कुमार बिहारी सिंह की तरफ इशारा करके: ये हमारे गुरुजी से किसी तरह की दुश्मनी न रखें और मेरे साथ वहां चलने में कोई परहेज न करें। देखिए, मैं अपने दिल का हाल बहुत साफ कह रहा हूं। बिहारी सिंह: ठीक है, ठीक है, जो कुछ तुम कहते हो मंजूर है। गिरजा कुमार दारोगा की तरफ देखकर: तो बस मैं आपका हुक्म बजा लाने के लिए दिलो जान से तैयार हूं। दारोगा: अच्छा, तो अब उसके 2-3 ठिकाने जो तुम्हें मालूम है उनका पता बताओ। गिरजा कुमार: पता क्या, अब तो मैं खुद इनको यानी बिहारी सिंह को अपने साथ ले चलकर सब कुछ दिखाऊंगा और पता लगाऊंगा। मैं उस कमबख्त को बिना ढूंढे छोड़ने वाला नहीं। मुझे आप चाणक्य की तरह जिद्दी समझिए। दारोगा: अच्छा, ये तो बताओ तुमने भूतनाथ को कहाँ देखा था जिसका जिक्र अभी तुमने किया है? गिरजा कुमार बेगम के मकान से बाहर निकलते हुए। बिहारी सिंह ताज्जुब से: कौन बेगम? गिरजा कुमार: वही जिसे जयपाल सिंह अपनी समझते हैं। ताज्जुब क्या करते हैं? उसे आप साधारण औरत न समझिए। मैं साबित कर दूंगा कि उसका मकान भी भूतनाथ का एक अड्डा है, मगर वहां इत्तिफाक ही से वो कभी जाता है। हाँ, बेगम उससे मिलने के लिए कभी कहीं जाती हैं, परंतु उसका ठीक हाल मुझे मालूम नहीं। मैंने तो अब तक उसका भी पता लगा लिया होता, मगर क्या कहूं, गुरुजी ने कहा कि तुम जमानिया हुआ वहां भूतनाथ जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो मैं बेगम का ही पीछा करने वाला था। दारोगा: मुझे तुम्हारी इन बातों पर ताज्जुब मालूम पड़ता है। गिरजा कुमार: अभी क्या है, आगे चलकर और भी ताज्जुब होगा, जब खुद बिहारी सिंह वहां की कैफियत आपसे बयान करेंगे। दारोगा: खैर, अगर तुम्हारी राय हो तो मैं बेगम को यहां बुलाऊं। गिरजा कुमार: बुलवाइए, मगर मेरी समझ में उसे होशियार कर देना मुनासिब न होगा। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इसका जिक्र अभी आप जयपाल सिंह से भी न कीजिए, कुछ सबूत इकट्ठा कर लेने दीजिए। दारोगा: खैर, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बेगम को यहां बुलवाकर भूतनाथ का जिक्र न करूंगा, बल्कि उसकी तबीयत और नीयत का अंदाज करूंगा। गिरजा कुमार: हाँ, तो बुलवाइए। दारोगा: तब तक तुम क्या करोगे? गिरजा कुमार: कुछ भी नहीं। अभी तो 2-3 दिन में यहां से न जाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं
कि 2 रोज मुझे आप इन्हीं यानी बिहारी सिंह की सूरत में रहने दीजिए और बिहारी सिंह को कहिए कि अपनी सूरत बदल ले। जब बेगम आकर यहां से चली जाएगी तब हम दोनों आदमी भूतनाथ की खोज में जाएंगे। दारोगा, इसमें क्या फायदा है? असली सूरत में अगर तुम यहां रहो तो क्या कोई हर्ज है? गिरजा कुमार, हां जरूर हर्ज है। यहां मैं ऐसे कई आदमियों से मिलजुल रहा हूं जिनसे भूतनाथ की बहुत सी बातें मालूम होने की आशा है। उन्हें अगर मेरा असल भेद मालूम हो जाएगा तो बेशक हर्ज होगा। इसके अतिरिक्त जब बेगम यहां आ जाए तो मैं बिहारी सिंह बना हुआ आपके सामने ऐसे ढंग पर बातें करूंगा कि ताज्जुब नहीं, आपको भी इस बात का पता लग जाए कि भूतनाथ से और उससे कुछ संबंध है। दारोगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा बिहारी सिंह ही बने रहना ठीक है। गिरजा कुमार, इसी से तो मैं कहता हूं। दारोगा, खैर ऐसा ही होगा और मैं आज ही बेगम को लाने के लिए आदमी भेजता हूं। बिहारी सिंह की तरफ देखकर, तुम अपनी सूरत बदलने का भी बंदोबस्त करो। बिहारी सिंह, बहुत अच्छा। यहां तक बयान करके दलीप शाह चुप हो गया और कुछ दम लेकर फिर इस तरह बयान करने लगा। इस समय मेरी बातें सुन सुनकर दारोगा और जयपाल वगैरह के कलेजे पर सांप लौट रहा होगा और उस समय की बातें याद करके ये बेचैन हो रहे होंगे, क्योंकि वास्तव में गिरजा कुमार ने उन्हें ऐसा उल्लू बनाया कि उस बात को ये कभी भूल नहीं सकते। खैर, उस समय जब हम दोनों आदमी जंगल में दारोगा के सिपाहियों से जुदा हुए, हमें गिरजा कुमार के मामले की कुछ खबर न थी। अगर खबर होती तो बेगम को न लूटते और न अर्जुन सिंह ही गिरजा कुमार की खोज में जमानिया जाते। खैर, फिर भी जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और अब मैं आगे का हाल बयान करता हूं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 24वें भाग के पहले बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।